अस्सलाम वालेकुम गाइस। दुनिया में जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, मेरे तमाम चाहने वालों को आज के दिन यानी ईद के दिन ईद मुबारक हो। और अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को इस तरह की हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए। पिछले कुछ अरसे से मैं नोट कर रहा हूँ कि जब ईद होती है तो ख़ास तौर पे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ख़ास तौर पे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती है। तो तमाम लिसनर्स जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो वाकई में मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे यानी सैयद उमैर अली के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए, हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। हमारे साथ जो भी मुश्किलात हैं, जो भी तकालीफ़ हैं, जो भी बीमारियाँ हैं, उनको अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए और हम बहुत ज़्यादा कामयाबी और खुशहाली वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। तो गाइस, जैसे मैंने कमिट किया था कि ईद के तीनों दिन या चारों दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक घंटे के सेशंस रोज़ाना अपलोड करूं। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ एक घंटे का सेशन अपलोड या शेयर करने जा रहा हूं। कोशिश करिएगा कि इस ऑडियो वीडियो में जो भी एड्स आते हैं उनको स्किप ना करें और अपने चाहने वालों में, अपने जानने वालों में मेरे चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं चाहता हूँ कि जितने व्यूज़ हों, कम से कम उतने लाइक्स मेरे साथ मौजूद हों और उतने ही लोग कमेंट्स करें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों से आपने चुड़ैलों के बारे में, पिच्छल पैरी के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मैं वहाँ जा रहा था, मुझे रास्ते में चुड़ैल नज़र आ गई। मैं कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था, जैसे ही बाहर निकला तो मुझे एक ऐसी औरत दिखाई दी। या रात में मैं वीरान जगह से या कचरा कुंडी से गुजर रहा था, या स्कूल के अंदर मैंने एक चुड़ैल को देखा। लेकिन कभी आपने ऐसा किस्सा, ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी कि किसी ने एक चुड़ैल को अपने पास कैद करके रखा हो। ये स्टोरी मेरे पास मौजूद है और मैं इस स्टोरी को मुकम्मल कर रहा हूँ। जैसे ही ये स्टोरी मेरे पास कंप्लीट होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब हम चलते हैं आज के स्पेशल एक घंटे के सेशन की तरफ। गाइस, मैंने आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज इस तरह की शेयर की हैं जिनका ताल्लुक तकसीम से कबल का है, यानी कि प्री पार्टीशन स्टोरीज हैं। और उनमें ज़्यादातर जो भी स्टोरीज थी वो रियलिटी बेस्ड थी। इसी तरह की एक कहानी जो कि बड़ी मशहूर कहानी है, और इस कहानी का भी जो ताल्लुक है वो प्री पार्टीशन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं बने थे उससे पहले ये वाक़यात पेश आना शुरू हो चुके थे। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इस तरह की जगहें हैं, बहुत सारे इस तरह के महल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन महलों में, ये उन जगहों पे आज भी न सिर्फ मुकम्मल तौर पे वीराना मौजूद है, बल्कि आज भी लोगों को उस जगह जाने में बहुत ज़्यादा खौफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक जगह थी जिसको इशरत मंजिल या इशरत महल के नाम से जाना जाता था। ये जो महल था ये 1906 में यानी 1906 में या उसके क़ुर्ब जवार में जितने भी साल थे, न सिर्फ सियासी तौर पे मशहूर था, बल्कि कहा जाता था कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको जो नवाब ऑफ ढाका थे वो ओन किया करते थे। अब ऐसे ही यानी 1906 से ये सिलसिला चल रहा था और आने वाले हर दिन के साथ साथ इस हवेली में या इस महल में बहुत सारे वाक़यात थे जो मशहूर होना शुरू हो चुके थे। नवाब जो थे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इस महल को ना सिर्फ रेंट आउट किया था, बल्कि वो चाहते थे कि बजाय इसके ये महल या मंजिल खाली रहे, कोई ना कोई हो जो हर वक्त यहाँ पे मौजूद हो। लेकिन जो शख्स भी इस महल को या इस मंजिल को किराए पे लेता तो कुछ अरसा वहाँ पे गुजारता, और वहाँ पे कुछ अरसा गुजारने के बाद उसका वहाँ पे रुकना या रहना नामुमकिन हो जाता। आमतौर पे जो रेशो था वो 1 से 2 हफ्ते का रेशो था। ज़्यादातर जो लोग थे वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से वापस चले जाया करते थे। अब ये जो हाल था ये तो यहाँ के जो लोग थे उनका हाल था, लेकिन उसके बाद कहा जाता था
कि एक अंग्रेज़, जबकि अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, अपनी फैमिली के साथ इस महल में रहने के लिए आया, और वो भी 3-4 दिन के अंदर अंदर कुछ वजूहात की बिना पे ना सिर्फ इसको छोड़ के चला गया, बल्कि वो जाते जाते रिमार्क्स के अंदर लिख के गया कि जो शख्स भी इस महल या इस मंजिल में रहेगा वो अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार होगा। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और पार्टीशन के बाद यानी 1948 में एक बहुत मशहूर तांत्रिक था जो मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा करता था। तो जब उसको पता चला कि नवाब ऑफ ढाका जो है उनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में रहना या टाइम गुजारना नामुमकिन है, तो इसको अपने इल्म पे या अपना जो भी इसने सीख रखा था उस पर बहुत ज़्यादा यकीन था। तो ये चाहता था कि मैं इस महल के अंदर या इस मंजिल के अंदर ज़रूर जाऊंगा और वहाँ जाके यहाँ पे जो भी आत्माएं या इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। कहा जाता है कि इस हवाले से जब इसकी ढाका के नवाब से मुलाकात हुई तो वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने कहा कि तुम बेहतर है कि इस चक्कर में ना पड़ो। लेकिन ये जो तांत्रिक था ये उस दौर के हिसाब से बड़ा माना हुआ था और इसका मानना था कि मैं यहाँ पे जो भी मखलूक़ात मौजूद हैं, ख़ास तौर पे एक चुड़ैल या डायन का जो जिक्र किया जाता था, उसको ना सिर्फ मैं इस महल से निकाल दूंगा बल्कि अगर हो सका तो उसको अपने काबू करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जब इसने ढाका के नवाब से ज़िद की तो वो जो नवाब थे उन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हें इस महल की चाबियां दे रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मुश्किल से 6 या 7 दिन या इससे ज़्यादा कुछ मज़ीद टाइम तुम यहाँ पे नहीं गुजार सकोगे। अब ये जो नवाब थे उन्होंने ना सिर्फ इस महल की चाबी उस तांत्रिक को दे दी बल्कि उस तांत्रिक के साथ अपने एक मुलाजिम को चौकीदारी के लिए रवाना किया। अब ये जो इशरत मंजिल थी, जब ये तांत्रिक उस इशरत मंजिल पे या इशरत महल पे पहुंचा तो ये बताता है कि जब मैं इसके अंदर एंटर हुआ तो एंटर होने के लिए एक बहुत बड़ा सा गेट मौजूद था और ये जो गेट था ये इस तरह का गेट था जिसे आप सी थ्रू यानी कि जिस गेट के ज़रिए अंदर झांका जा सकता हो, ये उस तरह का गेट था। जब आप गेट से एंटर होते हैं तो गेट से एंटर होने के बाद एक बहुत बड़ा सा सहन नुमा जगह मौजूद थी। उस सहन के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सीढ़ियाँ मौजूद थीं जिन सीढ़ियों की मदद से महल में ऊपर जाया जा सकता था, जबकि जो बीच का हिस्सा था वहाँ पे कुछ कमरे थे और उन्हीं कमरों के दरमियान एक रास्ता नीचे की तरफ जाया करता था। कहा जाता था कि नीचे के हिस्से में कोई काल कोठरी मौजूद है, जैसे कि उस दौर में आमतौर पे काल कोठरी का इंतज़ाम किया जाता था। जैसे ही ये तांत्रिक उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो ये महल मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था और एक अजीब सी ठंडक थी जो इस महल के अंदर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस महल के अंदर जितना दर्जा हरारत या टेम्परेचर है उससे डबल महल के बाहर मौजूद है। अब इस तांत्रिक के साथ ढाका के जो नवाब थे उनका जो मुलाजिम आया था उसको बोल दिया गया था कि तुम्हारा काम बस इतना है कि इस तांत्रिक को महल के अंदर छोड़ दो और तुम्हें गेट के बाहर बैठ के इस महल की हिफाजत करनी है, या जब तक ये तांत्रिक वहाँ पे मौजूद है तुम्हें वहीं पे ही अपनी ड्यूटी देनी है। अब ये जो तांत्रिक था जब ये महल के अंदर एंटर हुआ तो इसके पास जो भी लालटेन मौजूद थी उसने इस लालटेन को रोशन किया और रोशन करने के बाद थोड़ा बहुत जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ रवाना हुआ। अब जैसे ही ये सीढ़ियों से चढ़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर की तरफ आया तो इसको ऐसा लगा कि जैसे ही इसकी लालटेन की रोशनी से फर्स्ट फ्लोर का जो हिस्सा है वहाँ पे रोशनी पड़ी है तो उस रोशनी के पड़ने पे ऐसा लगा है कि कोई औरत एकदम से पीछे हटी है और वो जो औरत थी वो बिल्कुल आखिर में जहाँ पे दीवार मौजूद थी उस दीवार की आड़ से एकदम से
पीछे हटी थी। तांत्रिक को अंदाज़ा हो चुका था कि इस महल में, इस मंजिल में रुकना इतना आसान ना होगा। अब ऊपर जो कमरे मौजूद थे उनमें जो सबसे पहला कमरा था, तांत्रिक ने अपना सारा जो भी सामान था वहीं पे रखा और उसके बाद जहाँ सामने एक पलंग पड़ा हुआ था उस पलंग पे जाके लेट गया। तांत्रिक चाहता था कि अभी मैं इस माहौल से थोड़ा सा यूज्ड टू हूँ और मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो या पता चले कि यहाँ पे किस तरह की आवाज़ें या किस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं। 1 घंटा बड़ा सुकून से गुजरा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी रात का टाइम हो रहा था तो 1 घंटा गुजरने के बाद तांत्रिक ने सोचा कि मैं थोड़ी देर आंख लगा लेता हूँ। अब जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो एकदम से तांत्रिक को कुछ अजीब सी रोने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। कभी ऐसा लगता कि ये जो रोने की आवाज़ें हैं शायद ये किसी इंसान की आवाज़ें हैं और कभी ऐसा लगता कि शायद कोई जानवर है जो बहुत बुरी तरह या सिसक सिसक के रो रहा है। अब ये जो आवाज़ें थी ये कमरे के बाहर की तरफ से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस कमरे के बिल्कुल बराबर में जो कमरा मौजूद है शायद वहाँ पे कोई मौजूद है जो सिसकियाँ लेके रो रहा है। तांत्रिक ने अपने पास जो लालटेन मौजूद थी उस लालटेन को उठाया और उसको उठाने के बाद जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही तांत्रिक को ऐसा लगा कि इसके बिल्कुल सामने कोई छोटे से कद का आदमी खड़ा हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे तांत्रिक ने उस लालटेन की रोशनी को उस आदमी की तरफ किया तो वाकई में तांत्रिक ने देखा एक छोटा सा मुश्किल से 2.5 या 3 फीट का आदमी जिसे आप आमतौर पे बोना कहा करते हैं। कुछ अजीब सी सूजी हुई सी उसकी रंगत है और अजीब से नीले कलर के लिबास में वो सामने खड़ा हुआ है। अजीब बात ये थी कि ये जो बोना था इसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी थीं और ऐसा लग रहा था कि इसके सर पे 2 छोटे छोटे से उभार मौजूद हैं। अब जैसे ही तांत्रिक ने इस अजीबुल खलकत बोने को अपने सामने देखा तो उसने अगले ही लम्हे जो भी मंत्र इसको आया करते थे वो इसने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्रों को मुकम्मल किया तो ये जो बोना था ये उसके सामने सामने देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे वो धुएं के अंदर ना सिर्फ तब्दील हो चुका है बल्कि धुएं के अंदर तब्दील होने के बाद देखते ही देखते हवा में तहलील हो गया है। इस तांत्रिक का इस मंजिल या महल में ये इस मखलूक से पहला इंटरेक्शन था। बहरहाल ये जो तांत्रिक था इसके बाद ये वापस अपने कमरे में जहाँ पे लेटा हुआ था आके दोबारा से बैठ गया। अब तांत्रिक चाह रहा था कि जो भी इसको मंत्र आते हैं वो मंत्र पढ़ना शुरू करे ताकि जो भी मखलूक़ात यहाँ पे मौजूद हैं और जिस चुड़ैल या डायन के बारे में इस मंजिल को याद किया जाता है वो किसी भी तरह इसके सामने आ जाए। इस तांत्रिक का यही ख्याल था और इस वक्त तक इसको यही लग रहा था कि जो चुड़ैल या डायन यहाँ पे रहा करती है ये कुछ ना कुछ करके उसको अपने काबू में कर लेगा। अब जब ये दोबारा से कमरे के अंदर आया और उसको बैठे हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे तो जहाँ पे इसकी लालटेन की रोशनी पड़ रही थी वहाँ तक का जो भी नज़ारा था ये उसको मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी जहाँ पे ये मौजूद था इस कमरे का जो दरवाज़ा था उस दरवाजे के नीचे की तरफ से ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर भी कोई रोशनी मौजूद है और ना सिर्फ बाहर की तरफ कोई रोशनी मौजूद है बल्कि जो भी उस रोशनी के साथ मौजूद है वो मुसलसल कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है और कभी एकदम से किसी के भागने की या खिलखिला के हंसने की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। और ये जो हंसी की आवाज़ थी इससे लग रहा था कि कोई 20 या 25 साल के दरमियान की कोई लड़की है
जो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ चहकते हुए अंदाज में मुसलसल हंस रही है। अब जैसे ही इसको उस लड़की के कहकहा लगाने की या हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई, तो एकदम से जो भी मंत्र इसको आते थे वो मंत्र पढ़ता हुआ ये अपने पलंग से उठा। और पलंग से उठने के बाद इसने एकदम से दरवाज़ा खोला। अब इसके हाथ में लालटेन मौजूद थी। ये मुसलसल मंत्र पढ़ रहा था। अब इसको ऐसा लगा कि इसके बराबर के जो बराबर वाला कमरा है, यानी कि इसके कमरे से जो तीसरा कमरा है, उस कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता लालटेन को हाथ में लिए मंत्रों को पढ़ते हुए जब यह तांत्रिक बिलाखिर उस तीसरे वाले कमरे के दरवाजे पे पहुंचा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने इस दरवाजे को खोलना शुरू किया। जैसे जैसे ये दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ, तो तांत्रिक ने देखा कि सामने एक शीशा लगा हुआ है, जो कि टूटा हुआ शीशा है। उस शीशे के बिल्कुल सामने एक औरत, जो कि मुश्किल से 22 या 23 साल की होगी, जिसके बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, वो उस शीशे के बिल्कुल सामने बैठी हुई है। एक मोमबत्ती है जो उस औरत के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। और ऐसा लग रहा है कि उस औरत का जो ध्यान है वो मुकम्मल तौर पे शीशे की तरफ है, और उसके हाथ में एक कंघी मौजूद है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लंबे बालों में उस कंघी को करती चली जा रही है, और साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़ेरे लब कुछ न कुछ गुनगुना रही है। अब तांत्रिक के ऊपर जैसे ही उस लड़की की नज़र पड़ी, जो कि शीशे के ज़रिए पड़ी थी, तो उस लड़की ने एकदम से इसको देख के मुस्कुराना शुरू किया। जैसे ही उस औरत ने इसको देख के मुस्कुराना शुरू किया, तो वैसे ही तांत्रिक ने उससे पूछा, तो अच्छा तुम हो जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे नहीं रुक पाता। जैसे ही तांत्रिक ने यह सवाल किया, अगले ही लम्हे वो जो औरत थी वो एकदम से पलटी, और जैसे ही वो औरत तांत्रिक की तरफ पलटी, तो अब वो चेहरा, जो कि कुछ देर पहले बड़ा ही हसीन और जमील चेहरा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोशीज़ा शीशे के सामने बैठी हुई है और मुसलसल अपने बालों में कंघी कर रही है, वो चेहरा एक जले हुए चेहरे में तब्दील हो चुका था। उसकी जो आंखें थीं या उसकी जो आई बॉल्स थीं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थीं, और उस औरत ने एकदम से कुछ इस तरह से चीखना शुरू किया कि तांत्रिक जो भी मंत्र पढ़ रहा था, एकदम से उसकी ज़बान डगमगाने लगी, और ऐसा लग रहा था कि अब उसको मंत्र याद नहीं आ रहे हैं। अब तांत्रिक मुकम्मल तौर पे उस औरत के सामने बेबस लग रहा था, और इसी दौरानिए में वो जो औरत थी उसने एकदम से तांत्रिक की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही उस औरत ने या उस चुड़ैल ने तांत्रिक की तरफ चलना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत की जो चाल है कुछ अजीब सी चाल है। और इसी दौरानिए में जब तांत्रिक ने उसके पाँव पे निगाह डाली, तो तांत्रिक ने देखा कि उस चुड़ैल के जो पाँव थे वो उल्टे पाँव थे। उस चुड़ैल की जो एड़ियाँ थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं, और उसकी जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ थीं। इसके साथ साथ उसके पाँव पे बेतहाशा बाल मौजूद थे, और इसी दौरानिए में उस चुड़ैल की जो ज़बान थी वो तकरीबन 4 से 5 इंच तक बाहर निकल चुकी थी। तांत्रिक ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फौरन से मुड़ा। तांत्रिक बताता है कि जैसे ही मैं मुड़ा, तो ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा है। बस जैसे ही उसका मुझे हाथ अपने कंधे पे महसूस हुआ, तो मैंने फ़ौरन से दौड़ लगा दी। ये जो ऊपर से सीढ़ियों के रास्ते नीचे तक का सफ़र था, ऐसा लग रहा था कि यह सफ़र उस तांत्रिक की ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र है। मुसलसल उस चुड़ैल या डायन के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं,
बहरहाल जैसे तैसे गिरता पड़ता जब यह तांत्रिक हवेली के या उस महल के दरवाजे पे पहुंचा, तो जो चौकीदार था, जो कि नवाब की तरफ से साथ भेजा गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो इसका ही मुंतजिर था। जैसे ही ये इशरत मंजिल से, ये इशरत महल से बाहर निकला, तो उस चौकीदार ने इस तांत्रिक को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने साथ लेता हुआ नवाब के पास वापस आ गया। इस तांत्रिक ने उन नवाब के सामने उनसे माफ़ी मांगी और उनको कहा कि यहाँ पे जो चुड़ैल रहा करती है, उसको काबू करना या उसको यहाँ से निकालना मेरे बस की भी बात नहीं है। इस इशरत मंजिल या इशरत महल के बारे में कहा जाता था कि उस दौर में, जिस दौर में ये वाक़यात पेश आ रहे थे, उससे भी तकरीबन 40 या 50 साल पहले इस महल के अंदर कोई महरुन्निसा नामी औरत रहा करती थी और उस दौर के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशल्स थे, उनसे इसके इख्तलाफात हो चुके थे, जिसकी वजह से इस महरुन्निसा को उस महल के अंदर या उस मंजिल के अंदर मर्डर कर दिया गया था। कहा जाता है कि तब से ही उसकी जो भी आत्मा है या उसके रूप में जो भी चुड़ैल मौजूद है, वो इशरत मंजिल में न सिर्फ घूमा करती है, बल्कि जो भी वहाँ पे आने की, रुकने की या रहने की कोशिश किया करता है, वो उसको अपना असली रूप दिखाती है और उसके बाद वो जो भी होता है वो वहाँ से भागने पे मजबूर हो जाता है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम कामरान है और ये जो किस्सा, ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये मेरे अपने साथ अब से तकरीबन 1 साल पहले पेश आई थी। मेरा जो काम है या मैं जिस इदारे में जॉब किया करता हूँ, बेसिकली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस बेस्ड हैं, यानी कि हमें पाकिस्तान के रात के औकात में काम करना होता है और हमारे आमतौर पे जो ड्यूटी आवर्स हुआ करते हैं वो रात के 8 या 9 बजे से शुरू होते हैं। तो अक्सर जब हमारा काम कंप्लीट होता है तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 3 या 4 बज रहे होते हैं। तो वैसे ही मैं अपने ऑफिस यानी शाहराह फैसल से जब अपने घर के लिए रवाना हुआ तो रात के तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था। अब मेरा जो ऑफिस था वो एफटीसी के बिल्कुल करीब मौजूद था, तो मेरा जो रूट था वो कुछ इस तरह से था कि एफटीसी से मैं सीधा कारसास की तरफ जाता था और फिर वहाँ से जो नेशनल स्टेडियम वाला रास्ता है, उस रास्ते के ज़रिए नॉर्थ कराची की तरफ मुड़ जाया करता था। तो वैसे ही जब मैं शाहराह फैसल से उस रोड की तरफ बढ़ा जहाँ पे एग्जैक्टली कारसास मौजूद है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फ़ोन पे अपनी फ्रेंड से बातें कर रहा था और मेरा जो फोकस था वो रोड की तरफ भी था। खैर, इसी दौरानिए में जैसे ही मैंने नेशनल स्टेडियम की तरफ गाड़ी को भगाना शुरू किया तो मेरी बाइक की जो स्पीड थी वो तकरीबन 60 से 70 के दरमियान थी। मेरा जो मोबाइल था वो मेरी जेब में मौजूद था, जबकि मैंने हैंड्स फ्री के ज़रिए कॉल कनेक्ट की हुई थी। जैसे ही मैं कारसास के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरी बाइक के सामने जल्दी से कोई औरत ना सिर्फ आ गई है, बल्कि मेरे पास इतने सेकंड भी नहीं बचे कि मैं अपनी बाइक का ब्रेक लगा सकूं। हालांकि मेरा जो ध्यान था मुकम्मल तौर पे रोड पे था और जब मैं इस रोड पे टर्न लेके शामिल हुआ था तो दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद था, ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। लेकिन एकदम से ये जो औरत मेरी बाइक के सामने आई थी तो इसके आते ही मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं गाड़ी को हैंडल कर पाता। खैर, जैसे ही वो औरत एकदम से
मेरे सामने आई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस औरत से बहुत बुरी तरह जाके टकराया हूँ। और जैसे ही मेरी बाइक उस औरत से जाके टकराई तो मैं उछल के तकरीबन 4 या 5 फीट के फासले पे जाके गिरा, जबकि जो मेरी बाइक थी वो कलाबाजियाँ खाती हुई उसी रोड पे रगड़ती हुई गई। बहरहाल जैसे ही मैं उस फुटपाथ पे जाके गिरा और कुछ सेकंड के बाद जब मेरे होश व हवास बहाल हुए और मैंने अपने आप को जैसे तैसे खड़ा करके जब उस रोड की तरफ उस औरत को तलाश करना शुरू किया तो इत्तेफाक की बात यह थी कि उस पूरे रोड पे बस मेरी बाइक थी जो गिरी हुई थी, लेकिन दूर दूर तक ना ही वो औरत मौजूद थी और ना ही उस औरत का कोई नामो निशान नज़र आ रहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जैसे ही मेरे सामने वो औरत आई है तो मेरी बाइक उस औरत से जाके टकराई है। अगर मैं इतनी स्पीड से किसी भी शख्स से जब टकराऊंगा तो मुझे तो चोट लगेगी ही, लेकिन जिसके साथ जाके मेरी बाइक टकराई है उसको मुझसे कहीं ज़्यादा चोट लगेगी। और उस बूढ़ी औरत का एकदम से वहाँ से हिलना, बल्कि ना सिर्फ हिलना, गायब हो जाना, ये काफ़ी देर तक मेरे वहाँ पे खड़े रहने के बावजूद ना मुझे समझ आ रहा था और ना ही मुझे उस औरत के कोई आसार नज़र आ रहे थे। बहरहाल मैंने जैसे तैसे वहाँ पे जाके अपनी बाइक उठाई और बाइक उठाने के बाद उसको दोबारा से स्टार्ट किया और ज़ख्मी हालत में जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचा। आज भी जब मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ तो मेरी समझ अब तक नहीं आता कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो बाइक थी वो उस औरत से या उस बूढ़ी औरत से जाके टकराई थी, लेकिन मैं तो दूर जाके गिरा, मेरी बाइक भी रगड़ती हुई गई। लेकिन अल्लाह जाने वो जो औरत थी जिस औरत से मैं टकराया था वो बिलाखिर कहाँ गई थी। अच्छा, ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बेसिकली ये जो स्टोरी है ये मेरे कज़न की स्टोरी है और ये अभी 2019 और 20 में जब कोरोना चल रहा था ये वाक़या मेरे कज़न के साथ उस दौरानिए में पेश आया था। मेरा जो कज़न है वो बेसिकली सिक्योरिटी एजेंसी में या सिक्योरिटी फोर्सेस में जॉब किया करता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका जो ट्रांसफ़र है मुख्तलिफ़ बॉर्डर्स पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे कर दिया जाता है। मेरा कज़न बताता है कि 2019 या 20 में जब उसका ट्रांसफ़र एक बॉर्डर पे किया गया तो ये जो बॉर्डर था एक तो मुकम्मल तौर पे रेगिस्तान की तरह था। यहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की लाइट फैसिलिटीज़ वगैरह मौजूद थीं। इवन के जो भी इंटरनेट या मोबाइल सिम्स वगैरह होती हैं वो भी वहाँ पे काम नहीं किया करती थीं। तो अब इसकी जो पोस्टिंग की गई थी, यानी जहाँ पे जिस एरिया में ये रुका हुआ था, तो वहाँ पे इसके अलावा 4 या 5 मज़ीद लोग भी मौजूद थे। अब इनकी जो भी ड्यूटी होती थी, ये ऑफिशियली जो भी टास्क इनको दिया जाता था उसके मुताबिक ही इनको काम करना होता था। तो वैसे ही एक रात हमारे कज़न को कहा गया कि पूरी रात आपको इस जगह की हिफाजत करनी है और आपको ये जो जगह है इस जगह की छत पे पूरी रात न सिर्फ बैठे रहना है बल्कि आपको कुर्ब जवार में एतराफ़ में जो कुछ हो रहा है या जो भी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं उन पे कड़ी नज़र रखनी है। अब मेरा कज़न वैसे तो काफ़ी जगहों पे इससे पहले भी न सिर्फ ड्यूटी कर चुका था बल्कि मेरा जो कज़न था वो बहुत ही प्रोफेशनल था। मेरा कज़न बताता है कि जैसे ही रात के 8 या 9 बजे तो जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक इसकी जो छत थी ये वहाँ पे आके बैठ गया। अब इसके जो सामने का एरिया था मुकम्मल तौर पे जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी ये सिर्फ रेगिस्तानी एरिया था और मुसलसल मिट्टी उड़ती हुई या धूल इसको दूर से ही नज़र आ रही थी। यह बताते हैं कि अभी इसको वहाँ पे बैठे हुए
2 या 3 घंटे ही गुजरे होंगे कि उसको ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे रेगिस्तान या मिट्टी के टीले मौजूद हैं, वहाँ से कोई चलता हुआ इन लोगों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और अजीब बात ये थी कि जो भी वहाँ से चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है, बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अभी अपने तौर पे अलर्ट था और इसका ख्याल था कि दूर दूर तक इस आदमी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। अगर ये आदमी कोई उल्टी सीधी हरकत करता है या इनकी तरफ बढ़ने की या हमला करने की कोशिश करता है तो उसको रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जो भी आदमी था वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे निहत्था आदमी है और उसको मुकम्मल तौर पे असले के बग़ैर या किसी भी ऐसी चीज़ के बग़ैर देखा जा सकता था। बल्कि मेरा कज़न भी यही चाहता था कि अगर गलती से कोई आदमी बॉर्डर के ज़रिए इस तरफ आ गया है और वाकई में उसने अगर कोई गलती की है तो बजाय इसके कि इसको शूट किया जाए, इसको करीब आने का मौका दिया जाए। मेरा कज़न बताता है कि जैसे जैसे वो आदमी मुझसे तकरीबन 50 या 60 मीटर की दूरी पे मौजूद था तो देखते ही देखते उसका जो कद था वो ना सिर्फ बड़ा होना शुरू हो चुका था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमकना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इससे कुछ मिनट पहले जब इस आदमी को मेरे कज़न ने देखना शुरू किया था तो बज़ाहिर देखने से ये नॉर्मल इंसान लग रहा था। अब जैसे ही मेरे कज़न ने इसके कद को न सिर्फ बढ़ते हुए देखा बल्कि इसकी आंखों की जो रोशनी थी, जब उसको लगा ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो मेरे कज़न ने सोचा कि इसको वार्न करता हूँ और नीचे जो भी इसका बैकअप मौजूद है उनको आवाज़ दे के ऊपर बुलाता हूँ। अब जैसे ही मेरे कज़न ने नीचे जो भी लोग मौजूद थे उनको आवाज़ देना शुरू की कि ज़रा ऊपर आओ और आके देखो ये कौन आदमी है जो सामने से चलता चला आ रहा है। मेरा कज़न बताता है कि जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देख के अपने कोलिग्स को या जो भी मेरा बैकअप था उनको आवाज़ देना शुरू की तो उसके फ़ौरन बाद यानी मुश्किल से 3 या 4 सेकंड के बाद जब मैंने दोबारा से उस जगह देखा जिस तरफ से वो शख्स चलता चला आ रहा था तो अगले ही लम्हे वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। किसी भी शख्स का इस रेगिस्तानी इलाके में, इस बॉर्डर में आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाना ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। अगर वो वाकई में कोई इंसान होता तो वो आगे पीछे भागता हुआ या किसी और जगह जाके छुपने की कोशिश करता हुआ नज़र आता। खैर मेरे कज़न ने जब बाकी लोगों को ऊपर बुलाया और जितने भी सीनियर्स थे उन लोगों के साथ जब ये वाक़या शेयर किया तो वहाँ पे जो सीनियर्स मौजूद थे पहले तो वो हंसने लगे, फिर उसके बाद वो कहने लगे कि भाई ये जो एरिया है, जिस रेगिस्तान पे या जिस बॉर्डर पे आपको तैनात किया गया है, इस एरिया में या इस बॉर्डर में इस तरह की मखलूक़ात नॉर्मली नज़र आया करती हैं और उनकी निशानी भी यही है कि वो एकदम से या तो लंबी हो जाती हैं या एकदम से देखते ही देखते गायब हो जाती हैं। ये काशिफ अली साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो सक्कर से है, लेकिन अभी मौजूदा दिनों में या आजकल ये कराची में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि कराची में शिफ्ट हुए हुए इनको तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं और जब ये नए नए कराची में आए थे तो जैसे सब स्ट्रगल किया करते हैं वैसे ही इन्होंने भी स्ट्रगल किया था, बहुत जद्दोजहद की थी, तब जाके ये सेट हुए थे। खैर इनका जो किस्सा है वो इस तरह से है कि जब ये कराची में आए थे तो इनका जो बजट था वो बहुत लो था, जाहिर सी बात है कोई जॉब वगैरह नहीं थी। तो शुरू में इन्होंने यही डिसाइड किया था कि जब मैं कराची जाऊंगा, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, तो कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी कमरा मुझे मिल जाए, चाहे वो आउटस्कर्ट्स में हो, चाहे वो हाईवे पे हो, गर्ज के किसी भी इलाके में हो, वो कमरा या वो रिहाइश में हासिल कर लूँगा और जब मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे या अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी रिहाइश अच्छी जगह पे मुंतकिल कर लूँगा, जो नॉर्मली सब सोचा करते हैं। खैर शुरू में इनको एक कमरा मिला, उस कमरे का जो किराया था वो 5,000 रुपये था
ये बताते हैं कि उस वक्त के हिसाब से ये जो किराया था बहुत माकूल था, और जाहिर सी बात है मुझे जॉब तलाश करनी थी, और मेरा प्लान भी यही था कि जैसे ही अच्छी जॉब लगेगी, किसी अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बुला लूँगा। ये बताते हैं कि बेसिकली ये एक अपार्टमेंट था जो कि ग्राउंड प्लस 4 पे मुश्तमिल था, और जहाँ पे ये रहा करते थे वो सेकंड फ्लोर था। शुरू शुरू में जब ये वहाँ पे गए तो जाहिर सी बात है किसी से ताल्लुकात नहीं थे, मालूमात नहीं थी, नए नए थे, तो लिहाजा इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात शुरू हुई। जैसे कि ये बताते हैं कि जहाँ पे मैं रहता था, यानी जिस कमरे में मैं रहता था, इस कमरे के सामने एक और अपार्टमेंट या फ्लैट मौजूद था, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था कि उस अपार्टमेंट पे या उस फ्लैट में एक ताला लगा हुआ था। खैर 2-3 दिन मुझे गुजर गए, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं लोगों से सलाम दुआ बढ़ाने लगा, लोगों से मेरे ताल्लुकात बहाल होने लगे। ये बताते हैं कि जो मेरा अपार्टमेंट था उसकी जो खिड़की थी वो नीचे से नज़र आया करती थी, और ना सिर्फ मेरे अपार्टमेंट की खिड़की नज़र आती थी, बल्कि मेरे बराबर में जो फ्लैट था या जो अपार्टमेंट था जिसमें आमतौर पे ताला लगा हुआ होता था, उसकी भी खिड़की नज़र आती थी। इसी तरह एक दिन मैं सामान लेके नीचे से गुजर रहा था तो एकदम मेरी नज़र खिड़की पे पड़ी, और जब मेरी नज़र खिड़की पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो जो मेरे सामने वाला या मेरे बराबर वाला अपार्टमेंट है जहाँ पे ताला लगा होता है, उसकी खिड़की में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लड़की खड़ी हुई है, और वो मेरी तरफ देख रही है। अब जब वो मेरी तरफ देख रही थी तो उसको देख के मैं हैरान था, क्योंकि मैं इसको नहीं जानता था, ना मैं इसके बारे में जानता था, ना मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि ये जो अपार्टमेंट है या ये जो फ्लैट है यहाँ पे ताला लगा हुआ है। खैर कुछ देर तक वो मुझे देखती रही, उसके बाद वो आगे पीछे देखने लगी, और मैं भी सामान लेके आगे बढ़ गया। अब हर दूसरे दिन ऐसा होने लगा कि अक्सर जब मैं नीचे से आ रहा होता, ख़ास तौर पे रात के टाइम में, तो मैं खिड़की पे नज़र डालता, और जब मैं खिड़की पे नज़र डालता तो मुझे नज़र आता कि एक लड़की है जो अपने बाल खोल के खिड़की में खड़ी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के 3 या 3:30 बजे का टाइम था, और मैं नीचे ही खड़ा हुआ था। अब एक तरह से मुझे आदत हो गई थी, मेरा दिल चाहता था कि वो लड़की या वो दोशीज़ा जो खिड़की में आगे खड़ी होती है वो मुझे रोज़ाना नज़र आए, मैं उसको देखूं, वो मुझे देखे, क्योंकि शायद उसके मुझे देखने से मुझे सुकून महसूस होता था। और जहाँ तक ताले की बात थी तो मेरा ये ख्याल था, मेरा ये अंदाज़ा था कि इसकी फ़ैमिली में जो भी लोग रहा करते हैं वो सुबह ताला लगा के चले आते हैं, जैसे आमतौर पे हुआ करता है कि फ़ादर या भाई वगैरह ताला लगा देते हैं बाहर से, और जब रात में आते हैं तभी ताला खुलता है। खैर दोपहर के टाइम उस दिन मैंने पहली दफ़ा देखा कि उस खिड़की से उस लड़की के बजाय एक बच्चा बाहर झाँक रहा था, और देखते ही देखते वो जो लड़का था या वो जो बच्चा था वो मुझे देखने लगा और मुझे देख के मुस्कुराने लगा। ये मैंने पहली दफ़ा आज उस बच्चे को देखा था। आम तौर पे इस खिड़की में वो लड़की खड़ी हुआ करती थी और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही होती थी। खैर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे वो लड़की नज़र आती, कभी वो बच्चा नज़र आता। इन दोनों के जो चेहरे थे मुझे मुकम्मल तौर पे याद हो चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे जो ख्यालात थे या जो मेरी उम्मीदें थीं वो बढ़ती चली आ रही थी। अब मैं इस चक्कर में था कि किसी दिन मौका लगे या मौका मिले तो मैं एक पेपर पे लिख के अपना नंबर उसको दे दूं या उसका नंबर हासिल कर लूं। लेकिन हर दफ़ा जब भी मैं सामने अपार्टमेंट में देखता तो ताला लगा होता। एक दिन जब वो लड़की खड़ी हुई थी, मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो मैंने उसको इशारा किया जैसे कि मैं उसको अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ या उसका मोबाइल नंबर मांगना चाहता हूँ। मेरे इशारे के जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, दोबारा मुस्कुराने लगी, और इसी दौरानिए में उसके साथ जो बच्चा होता था जो अक्सर नज़र आता था वो भी उसके पीछे आके खड़ा हो गया, और ना सिर्फ उसके पीछे आके खड़ा हो गया बल्कि मुझे देख के मुस्कुराने लगा। खैर उसके इस रिस्पॉन्स पे मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब नंबर लेने देने की बात आई तो वो इग्नोर कर रही थी। अब मैंने सोचा कि मैं इसको ना देखूंगा ना इसकी तरफ देख के मुस्कुराऊंगा, ये पता नहीं क्या चाहती है। और ऐसे ही हुआ, 4-5 दिन तक मैंने उसको इग्नोर किया, और उसके बाद से वो जो लड़की थी या वो जो बच्चा था वो मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन तक नज़र नहीं आए। और जब वो 10 से 15 दिन तक मुझे नज़र नहीं आए तो इस दौरानिए में मेरे चौकीदार से, सब लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके थे, और मैंने चौकीदार से घुमा फिरा के पूछा कि मेरे सामने जो अपार्टमेंट है या मेरे सामने जो फ्लैट है वहाँ पे जो फैमिली रहती है वो कौन लोग हैं। तो मेरी ये बात सुन के वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि आपके सामने जो फ्लैट है या जो अपार्टमेंट है वहाँ पे कोई नहीं रहा करता, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैंने उसको कहा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने अक्सर खिड़की पे एक लड़की को, एक बच्चे को खड़े हुए देखा है। ये सुन के वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि क्या आप उनको पहचानते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं दोनों की शक्लों को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं उनको मुतादिद बार देख चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था उसने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद
वो मुझे तस्वीरें दिखाने लगा और तस्वीर दिखाते दिखाते उसने मुझसे पूछा कि क्या आप इस लड़की या इस बच्चे की बात तो नहीं कर रहे। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो ये वही लड़की वही बच्चा था जो अक्सर मुझे खिड़की पे खड़े हुए नज़र आते थे और ये लड़की मुझे देख के मुस्कुराया करती थी। मैंने कहा हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, यही मुझे नज़र आते हैं। ये सुन के वो जो चौकीदार था वो मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा, भाई साहब आपको शायद गलतफहमी हो गई है, ये लड़की और ये जो बच्चा है ये अब से 4-5 साल पहले यहाँ रहा करते थे। इनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, इनके फादर भी थे, इनका एक भाई दुबई में था, लेकिन देखते ही देखते शायद इनकी फैमिली को नज़र लग गई और वो कुछ हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि एक दिन इनके घर में डाका पड़ा, डाकू इनके घर में घुस गए और जब डाकू इनके घर में घुसे तो ये जो लड़की थी या ये जो बच्चा था ये लोग मुज़ाहमत करने लगे और जब उन्होंने मुसलसल मुज़ाहमत की तो वो जो डाकू थे उन डाकुओं ने इस लड़की को और इसके भाई को उसी वक्त फायर करके मार दिया। उन दोनों की उसी वक्त डेथ हो गई और उसकी जो मदर थी वो तकरीबन पागल हो गई। उसका भाई कुछ अरसे बाद दुबई से वापस आया और वो अपने साथ इनकी मदर को लेके चला गया। जब से ये जो अपार्टमेंट है या ये जो फ्लैट है वो खाली है और आप पहले आदमी नहीं हो जिस तरह की बात कर रहा है, आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस लड़की को इस लड़के को यहाँ पे खड़े हुए देखा है। ये बताते हैं कि सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मैं शदीद खौफ का शिकार था क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था ये नाकाबिले यकीन था लेकिन हकीकत पे मबनी था। ये बताते हैं कि जितने दिन तक मैं उस फ्लैट में या उस अपार्टमेंट में रहा, मुझे रोज़ाना ऐसा महसूस होता कि जैसे वो लड़की वो बच्चा मेरे कमरे में मौजूद हैं और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक अच्छी जॉब लग गई और जैसे ही मेरी जॉब लगी मैंने ये जो जगह थी या ये जो घर था या ये जो अपार्टमेंट था इसको स्विच कर लिया और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है ना वो लड़की मुझे कभी नज़र आई ना वो लड़का नज़र आया। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उस इलाके से गुजरूँ भी तो इस फ्लैट के सामने से या इस प्रोजेक्ट के सामने से ना गुजरूँ। आज भी जब मैं इस वाक़े को या इन तमाम बातों को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की एक ऐसे बच्चे को देख रहा था जिनका मर्डर हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। ये अली नवाज़ साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये भी गुलिस्तान जौहर में रहा करते हैं और ये गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 8 या 7 में रहते हैं। आम तौर पे जो लोग 8 या 7 में रहते हैं उनको पता होगा कि वो कितना सुनसान और वीरान इलाका है और अभी 2023 में भी वहाँ पे मुकम्मल तौर पे आबादकारी नहीं हो सकी है। खैर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि आने वाले 1-2 सालों में वो भी मुकम्मल तौर पे फिल हो जाएगा। ये बताते हैं कि 2017 और 18 में जब हम यहाँ पे इस अपार्टमेंट में आए थे तो हमारे अलावा लिमिटेड फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद थी और हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ना ग्राउंड वगैरह मौजूद थे कि जहाँ पे हम खेल सकें। तो हम जितने भी अपार्टमेंट के लड़के थे वो सब क्या किया करते थे कि सब जमा होते थे और हमारे अपार्टमेंट की बैक साइड पे जो हिस्सा है वहाँ जाके क्रिकेट खेला करते थे। अब ये जो जगह थी बड़ी कंजस्टेड जगह थी लेकिन फ़िलहाल के लिए काफ़ी थी और इस जगह के बिल्कुल बैक साइड पे एक स्कूल था जो उस वक्त ज़ेर तामीर था। ये बताते हैं कि रमज़ान के दिन चल रहे थे और आम तौर पे लड़के 10 या 11 बजे जमा होते थे रात में और हम लोग कोशिश करते थे कि सहरी तक खेलते रहें। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी, हम सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे कि क्रिकेट खेलते खेलते हमारे दरमियान जो एक लड़का था उसने एक शॉट मारा और उसने जो शॉट मारा तो उसके नतीजे में वो जो बॉल थी वो उस स्कूल में चली गई जो ज़ेर तामीर था। अब ये जो स्कूल था ये काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर था, इवन कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो उस वक्त रुकी हुई थी। अब ये क्या वजूहत थी ये हमें नहीं पता लेकिन आज की तारीख़ में वो स्कूल बन चुका है, वहाँ पे तालीमी सिलसिला जारी है। खैर जब बॉल उस स्कूल में गई तो हम सारे के सारे जो लड़के थे वो गुस्सा करने लगे क्योंकि हम कोशिश करते थे कि इतने लंबे या इतने बड़े शॉट्स ना मारें कि बॉल गुम हो जाए। खैर इस सिचुएशन में हम सारे के सारे लड़के एक तरफ थे और जिसने शॉट मारा था वो अलग था। हम सब उसको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुम जाओ इस स्कूल के अंदर जाओ, वहाँ से बॉल लेके आओ क्योंकि तुमने शॉट मारा है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बॉल लेके आओ और अगर तुम बॉल स्कूल के अंदर से लेके नहीं आओगे तो कल नई बॉल ख़रीद के लेके आना। अब आपको पता है कि जो टीन एज होती है उसमें हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होती नहीं है। तो वो जो लड़का था वो कहने लगा ठीक है मेरे साथ एक लड़के को भेज दो, मैं और वो चले आते हैं इस स्कूल के अंदर कूदते हैं और जाके बॉल को ले आते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कल तुम्हें नई बॉल ला के दूँ, लिहाजा अब तुम लोग डिसाइड करो कि मेरे साथ किसको भेजोगे।
अब उसकी ये बात सुन के जितने भी लड़के थे सारे के सारे मना करने लगे। सब कहने लगे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, शॉट तुमने मारा है तो तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ से बॉल लेके आओ। और हमारे बहुत ज़िद करने के बाद वो जो लड़का था बिला आखिर राज़ी हो गया और कहने लगा कि मुझे दीवार पे चढ़ा दो, दीवार से कूद के मैं अंदर चला जाऊँगा और फिर बॉल लेके आ जाऊँगा। ये बताते हैं कि हमने सब ने मिल के उसको दीवार के ऊपर चढ़ाया और दीवार से फिर वो स्कूल के अंदर की तरफ कूद गया। ये बताते हैं कि जब वो अंदर की तरफ कूदा तो हमें बाकायदा आवाज़ आई कि जैसे वो अंदर कूदा है, और हम वेट करने लगे कि वो बॉल लेके कितना जल्दी आता है। इसी इंतज़ार में 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे और इसी तरह तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। वो जो लड़का था बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था वैसे वैसे हम सब परेशान होते चले आ रहे थे, हमारी फ़िक्र बढ़ती चली आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग उसको फोर्स कर रहे थे कि अंदर जाओ। वो बेचारा जाना नहीं चाहता था। बहरहाल जब वो 25-30 मिनट तक वापस नहीं आया तो अब हम सब के सब लड़के परेशान होना शुरू हो गए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपने पेरेंट्स को या कम से कम जो हमारा चौकीदार है उसको जाके इन्फॉर्म करते हैं कि वो जो लड़का अंदर गया है वो अब तक वापस नहीं आया। लिहाजा हम लोगों ने सबसे पहले चौकीदार को इन्फॉर्म किया और उससे हेल्प मांगी। हमारी ये बात सुन के चौकीदार गुस्सा करने लगा, कहने लगा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये जो स्कूल है काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर है और इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और इस स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। अब चौकीदार की ये बात सुन के हम सारे के सारे लड़के खौफ में मुब्तला हो चुके थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर चौकीदार की मिन्नत समाजत की तो हमारे साथ अंदर जाने पर राज़ी हुआ। उसने कहा कि ठीक है हम लोग अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। चौकीदार की हिम्मत दिलाने से हम सब राज़ी हो गए और एक एक करके हम जितने भी लोग थे सारे के सारे स्कूल के अंदर कूदना शुरू हो गए। ये बताते हैं कि स्कूल के अंदर हम कूदे और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उस लड़के को या अपने दोस्त को तलाश करना शुरू किया। सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल वहीं पे होगी और वहीं पे वो लड़का होगा, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना वो लड़का मौजूद था ना बॉल मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने नीचे का जो भी फ्लोर था पूरा का पूरा तलाश कर लिया, लेकिन हमें कहीं भी ना हमारा दोस्त मिला ना बॉल नज़र आई। खैर इसके बाद हमने स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जाना शुरू किया और जब हम स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जा रहे थे तो हमने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर ही जो हमारा दोस्त है जो बॉल लेने के लिए गया था बेहोश पड़ा हुआ है। और जैसे ही हम उसको लेने के लिए उसके पास पहुँचे तो ये देख के हम हैरान रह गए कि वो जो लड़का था उसके मुंह से ऐसा लग रहा है जैसे कि खून निकल रहा है। अब ये खून देख के चौकीदार भी डर गया, हम भी डर गए, हम सब परेशान हो चुके थे क्योंकि अल्लाह ना करे हमें लग रहा था कि इसको कुछ हो गया है। खैर कुछ देर उस पर पानी वगैरह डाला, उसको हिलाया तो वो होश में आया और जब वो होश में आया तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उससे पूछना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम अंदर आके फंस गए या बाहर नहीं आ सके। अभी हम उससे ये पूछ ही रहे थे कि इसी दौरानी में वो जो दोस्त था उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करना शुरू किया और जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करना शुरू किया तो हम सब ने उस तरफ देखा। हमने देखा कि एक औरत है जिसने वाइट कलर की फटी पुरानी चादर ओढ़ी हुई है। उसके बाल जो है वो बिखरे बिखरे बाल हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो शक्ल है बहुत ही कोई खौफनाक या भयानक शक्ल है। उसने अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाया हुआ है और वो हमें कह रही है कि आओ आके बॉल ले लो। ये देख के वो जो चौकीदार था उसने मुसलसल ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो औरत थी जिसने अपने पाँव के नीचे बॉल दबाई हुई थी, ऐसा लगा जैसे वो हवा में तहलील हो गई है। ये जो कुछ हुआ था हम सब के सामने हुआ था, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था और ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था। खैर चौकीदार ने हम सबको कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो और जो भी तुम लोगों को आयत वगैरह आती हैं पढ़ना शुरू करो। ये बताते हैं कि एक एक करके हम सारे के सारे लड़के वो चौकीदार उस स्कूल से बाहर निकले और जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट में आए। जब हम अपने अपार्टमेंट में आए तो सारे के सारे जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। वो परेशान थे कि हम लोग कहाँ चले गए। हमने जो कुछ हुआ था अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद जो वो लड़का था जो अंदर गया था उसको तकरीबन 8 से 10 दिन तक शदीद बुखार रहा। इस दौरानिए में जो हमारी अपार्टमेंट की मस्जिद थी उनके इमाम साहब से भी रब्ता किया गया। वो आते थे, हम सब पे दम किया करते थे। ख़ास तौर पे वो जो लड़का था जो बेहोश हो गया था जो अंदर गया था उस लड़के को इमाम साहब ने एक तावीज़ भी दिया था और उसको कहा था कि आपने ज़िंदगी भर कभी भी नहीं उतारना है और अगर आप इस तावीज़ को उतारेंगे तो हो सकता है वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी वो वापस आपके सामने आए और आपको डराए। इस वाक़े के बाद से हम सब ने तौबा कर ली थी कि इस स्कूल की तरफ ख़ास तौर पे बैक साइड के एरिए में कभी भी नहीं जाना है और अगर जाना भी है तो अकेले नहीं जाना है, पाक साफ़ होके जाना है, आयतल कुर्सी पढ़ के जाना है।
और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे आते रहे, आबाद होते रहे, सबको पता था कि ये जो स्कूल है, जो कि उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो अब तामीर हो चुका है, वो आसिफ ज़दा स्कूल है और वहाँ पे एक चुड़ैल रहा करती है। शकील साहब बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है एक बहुत ही महज़्ज़ब, बहुत ही समझदार घराने से है और इनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग तालीम याफ्ता हैं। इनकी नानी का जब इंतकाल हुआ था तो उसके बाद से जो इनके मामू थे वो इनके घर में इनके साथ रहने के लिए आ गए थे और नानी के इंतकाल के बाद हमारी अम्मी के अलावा इनका कोई नहीं बचा था। मेरे फादर बहुत शरीफ आदमी थे, उन्होंने इनको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, एक कमरा ऊपर बना के दिया कि आप यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें, आप जो करना चाहते हैं करें, आराम से रहें, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करें। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हालात जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत स्टेबल थे, फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं थे, तो हम उनको बेयर कर सकते थे कि अगर वो जॉब ना भी करें वैसे ही रहते रहें। ये मेरे वालिद की आला ज़रफ़ी थी, लेकिन जो मेरे मामू थे वो शुरू से ही मुख्तलिफ़ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो नाकाबिले यकीन थी, नाकाबिले बयान थी। जब तक हमारी नानी ज़िंदा थी वो आखिरी सांस तक हमारे मामू को समझाती रहीं कि अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर बेहतरी लेके आओ और अपने अंदर बेहतरी लाने के साथ साथ शादी करो। शादी एक बुनियादी ज़रूरत हुआ करती है। लेकिन हमारे जो मामू थे वो हमेशा शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते थे, गलत चक्करों में रहते थे, सही काम नहीं किया करते थे, नमाज भी पढ़ते थे तो किसी को दिखाने के लिए पढ़ते थे। खैर किस्सा मुख्तसर, जब हमारे मामू हमारे घर में हमारे साथ रहने के लिए आए, सब नॉर्मल था, सब अच्छा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एकदम से कुछ अजीब वाक़यात होना शुरू हुए। और वो जो वाक़यात थे उसकी वजह सरासर मेरे मामू थे, क्योंकि जो मेरे मामू थे वो चाहते थे ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें, लेकिन बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए। जबकि जो मेरे फादर थे वो मेहनत पे, अपने क़ुव्वत बाजू पे यकीन रखा करते थे। खैर मामू ने यहाँ आने के बाद मुख्तलिफ़ आमिलों से, मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करना शुरू किया। उनका मकसद हमें नुकसान पहुँचाना नहीं था, वो हमसे बहुत सिंसियर थे, लेकिन उनका मकसद ये था कि वो कोई इस तरह का शॉर्टकट जान लें या किसी ऐसे रास्ते के बारे में जान लें कि जिस रास्ते पे चल के उनको खूब सारी दौलत मिल जाए, उनके पास खूब पैसा हो, खूब शोहरत हो, खूब दौलत हो, गर्ज के जो चाहें कर सकें। इसी तरह जब ये स्ट्रगल कर रहे थे या जद्दोजहद कर रहे थे या इस तरह के रास्ते पे चलना चाह रहे थे, तो इनको इत्तफाक से वाटर पम्प चौरंगी पे एक आदमी मिला। अब वाटर पम्प चौरंगी से कराची के लोग वाकिफ़ हैं, फेडरल बी एरिया के अंदर एक चौरंगी मौजूद है जिसे वाटर पम्प चौरंगी कहा करते हैं। ये बताते हैं कि जो इनके मामू थे उनकी बेचैनी देखने के बाद वो जो आदमी था उसको अंदाज़ा हो चुका था कि ये आदमी यकीनन कुछ करना चाहता है और इसको मैं जो भी गाइड करूँगा या जिस तरह का भी इल्म बताऊँगा ये उस पर अमल करेगा। लिहाजा वो जो आदमी था उसने मेरे मामू को कुछ किताबें बताईं, कुछ वज़ाइफ बताए कि तुम ये पढ़ना शुरू कर दो, अगर तुम ये पढ़ते रहोगे तो अगले 40 से 60 दिनों के अंदर अंदर ना सिर्फ दौलत हासिल होगी बल्कि जन्नात का जो बादशाह है वो तुम्हारा ग़ुलाम हो जाएगा। और इन वज़ाइफ और किताबों के साथ साथ उसने एक और अमल बताया कि अगर तुम इस अमल में कामयाब हो जाते हो तो उसके बाद एक और अमल है वो तुम्हें करना है, अगर तुम वो भी कर लोगे तो वो करने के बाद एक परी तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएगी। अब ये शॉर्टकट्स देख के, आसानियाँ देख के मेरे मामू ने जो हिदायत उस आदमी ने दी थी या जो अमल उसने बताया था या जो किताबें उसने शेयर की थी या जिनके बारे में बताया था, वो सारे काम मेरे मामू ने करना शुरू कर दिए। हमारे मामू ने हमें कानो कान ख़बर ना होने दी कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं, जबकि जो मेरे वालिद साहब थे, बल्कि मेरी मदर जो थी, उनको भी मुख्तलिफ़ ख्वाब आना शुरू हो गए। उनको जो ख्वाब आते उसमें बाकायदा बताया जाता कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उल्टे सीधे वज़ाइफ पढ़ता है, उल्टे सीधे अमाल करता है, गर्ज़ के वो हर वो काम करता है जिसके ज़रिए वो दीगर मखलूक़ात को नुकसान पहुँचा सके। जब मेरे वालिदैन को ये ख्वाब आना शुरू हुए तो मेरे वालिदैन परेशान होना शुरू हो गए। इन्होंने आपस में डिस्कस किया और जाहिर सी बात है सबसे पहला जो शक था वो सबका मामू पे गया कि मामू इस तरह के काम कर रहे होंगे। और जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो वाकई में ऐसा ही था। मामू ने मेरे मदर फादर को झूठ बोल दिया कि मैं आइंदा ये सब नहीं करूँगा, अच्छा मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन बैक एंड पे वो सारे काम करते रहे और जो भी उल्टे सीधे काम थे, उल्टे सीधे वज़ाइफ थे, वो पढ़ते रहे। ये बताते हैं कि जब जब इनके मामू ये सारे वज़ाइफ पढ़ रहे थे या ये सब कुछ कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात में मैं अपने मामू के कमरे में मौजूद था, मेरे मामू सो रहे थे
तो देखते ही देखते ऐसा लगा कि जैसे रूम के अंदर से खुशबू आना शुरू हुई है। और जब एकदम से खुशबू आना शुरू हुई तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं चाहता था मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ या मामू को उठाऊँ, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा हुआ है, और जिसने भी मेरे कंधों पे हाथ रखा हुआ है वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ से उठूँ या कुछ बोलूँ या कुछ करूँ। अब मैं मुकम्मल तौर पे बेबस था। मेरे सामने मेरे मामू मौजूद थे, और मेरे सामने देखते ही देखते पर्दे के पीछे से दो छोटे कद के आदमी निकल के आए। और जैसे ही वो निकल के आए मुझ पे शदीद खौफ तारी हो चुका था। लेकिन वो जो आदमी थे या वो जो बोने थे, उन्होंने मुझे इशारा किया जैसे कि वो मुझे कह रहे हो कि चुप रहो, खामोश रहो। और मेरे सामने वो जो आदमी थे या वो जो बोने थे मेरे मामू के कंधों के पास जाके खड़े हो गए, और उन्होंने अपनी उंगलियों से इशारे करना शुरू किए। जैसे जैसे वो उंगलियों से इशारे कर रहे थे वैसे वैसे मेरे जो मामू थे वो हवा में ऊपर उठते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं या लेविटेट कर रहे हैं। खैर, जैसे ही वो हवा में हुए तो एकदम से उनकी आंख खुली, और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, मुझे बैठा हुआ देखा और अपने करीब दो बोनों को देखा। तो एकदम से वो डर गए और चीखने लगे। खैर, वो जो बोने थे वो उनको कहने लगे कि हम तुम्हें समझाने आए हैं, जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको ख़त्म कर दो। अगर तुम इसको कंटिन्यू रखोगे या जारी रखोगे तो तुम्हारे साथ वो कुछ होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये कहने के बाद एकदम से जो मेरे मामू थे वो नीचे गिरे, और वो जो दो बोने थे या दो छोटे कद के आदमी थे वो देखते ही देखते हवा में तहलील हो गए। ये बताते हैं कि जैसे ही वो हवा में तहलील हुए ऐसा लगने लगा मेरी बॉडी फ्री हो चुकी है, मैं मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुका हूँ। मैं अपने मामू के पास जा पा रहा था, उनको टच कर पा रहा था, उनसे बात कर पा रहा था। और ये जो कुछ हुआ था वो मेरे और मेरे मामू के सामने हुआ था, लिहाजा कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। खैर, ये होने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को सारा का सारा वाक़या बताया, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बावजूद भी जो मेरे मामू थे वो बज़िद थे कि उनको जो उनका अमल है या जो कुछ पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट करना है, और उनके मुताबिक जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये सारे बोने या इस तरह के जन्नात मेरे ताबे हो जाएंगे। ये बताते हैं कि मामू की ये सूरत हाल देख के जो मेरे फादर थे उन्होंने उनको कहा कि इसी वक्त आप हमारे घर से चले जाएं, क्योंकि हमने आपको मुतादिद बार समझाया है, लेकिन आप मुसलसल वही कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और आपकी वजह से न सिर्फ आप डिस्टर्ब हैं बल्कि हम सब सारे फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब हैं। तो बेहतर ये है कि अब आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनने के बाद इनके जो मामू थे उन्होंने कहा कि मुझे 2-4 दिन रहने दो, मैं अपने घर का इंतज़ाम कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी जो मदर थी वो एक दफ़ा फिर उनकी बातों में आ गई और वो कहने लगी कि इसको आखिरी मौका दे दें, इसके बाद ये ऐसा नहीं करेगा। खैर, मेरे जो फादर थे वो बहुत रहम दिल थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये वाकई में ऐसा नहीं करेगा तो ये यहाँ पे रह सकता है, और अगर इसने ऐसा किया तो उसको उसी वक्त मैं यहाँ से निकाल दूंगा। ये बताते हैं कि इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए, और 2-4 दिन गुजरने के बाद रात के तकरीबन 12 या 12:30 बजे का टाइम था। एकदम से हमें अपने मामू के चीखने की आवाज़ आई, और जैसे ही हमें अपने मामू के चीखने की आवाज़ आई तो हम सब उनके कमरे में भागे। और जब हम उनके कमरे में पहुँचे तो हमने देखा कि वो ज़मीन पे उल्टे गिरे हुए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दांत टूट चुके हैं। खैर, हम लोगों ने उनको उठाया, उनको फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन उनका जो खून था मुसलसल बह रहा था, लिहाजा हम फ़ौरन उनको अस्पताल लेके गए। और जब हम उनको अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे उनको फ़र्स्ट एड दी गई। फ़र्स्ट एड देने के बाद उनकी तबीयत बेहतर हो चुकी थी, और तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर उनको वापस घर ले आया गया। लेकिन जब वो वापस घर आए तो उसके बाद से वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ना वो हमें पहचान रहे थे, ना हमसे बात कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा में देख रहे हैं या किसी को देख के बात कर रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल थी ये बड़ी मायूस कुन थी, और हमें पता था ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह मामू खुद ही हैं। ये बताते कि इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने फिर एक जानने वाले आमिल से रब्ता किया, और उस आमिल से रब्ता करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा मामला है और इन्होंने ऐसे ऐसे करने की कोशिश की है, तो बराए मेहरबानी आप आएँ, इनको सही करने की कोशिश करें, इनका ट्रीटमेंट करें, और जो भी मखलूक़ात हैं जो हमारे मामू को या हम सबको तंग कर रही हैं उनको बराए मेहरबानी रोकने की कोशिश करें। खैर, उनसे रिक्वेस्ट की तो वो जो आमिल थे या आलिम थे वो 1-2 दिन बाद हमारे घर पे आए, और जब वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने आके मामू का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया, पूरे कमरे को चेक किया, और चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी भी वो सारी बुक्स वगैरह मौजूद हैं जिनके ज़रिए आम तौर पे गंदे इल्म किए जाते हैं या दीगर गंदी मखलूक़ात को काबू करने की कोशिश की जाती है।
लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे चेक करें और जो भी इस तरह के तावीज़ात या इस तरह की बुक्स वगैरह मौजूद हैं वो सारी की सारी मुझे दे दें, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेंगी तो हो सकता है आपके जो मामू हैं वो दोबारा इनको पढ़ें, और अगर वो दोबारा इनको पढ़ेंगे तो इनकी जान को सीवियर ख़तरा है, इनकी जान कभी भी जा सकती है। ये सुनने के बाद हमने पूरा का पूरा कमरा चेक किया और वहाँ से वाकई में 3-4 किताबें इस तरह की मिली, मुख्तलिफ तावीज़ात निकले, कुछ परिंदों की हड्डियाँ मिलीं, और ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोगों को यकीन हो चला था कि मामू जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। खैर ये सारी की सारी चीज़ें हमने उनको हैंड ओवर की। उसके बाद वो जो आमिल थे या आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं अपने तौर पे कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन तक पढ़ाई करके इसके ऊपर से उतारा कर सकूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएंगे, अदरवाइज़ हो सकता है ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहें या हो सकता है कि इनकी जान चली जाए। अब ये सुनने के बाद हम सब मायूस भी हो चुके थे, क्योंकि हमें पता था कि जो कुछ हो रहा है वो इनकी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। लिहाजा जैसे जैसे वो जो आमिल थे या आलिम थे वो बता रहे थे, हम वैसे वैसे कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे वज़ाइफ बताए थे और उन्होंने कहा था कि कोशिश करें कि आप इनको अकेला ना छोड़ें, कोई ना कोई एक बंदा कमरे में मौजूद रहे और मुसलसल कुरान की तिलावत करता रहे। हमारी पूरी कोशिश थी कि ऐसे ही करें, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी काम से हम सब फैमिली मेम्बर्स को जाना पड़ा और हमारे घर में उस वक्त मेरी बहन मौजूद थी, इसके अलावा मेरे मामू मौजूद थे। अब मेरी जो बहन है वो इनके कमरे में जाने से अवॉइड किया करती थी, सच पूछें तो वो डरा करती थी। लिहाजा हम उसको बोल के गए थे कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो और कोशिश करना कि मामू के कमरे में ना जाओ। ये बताते हैं कि जब हम बाहर गए तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी बहन की कॉल आई और वो शदीद खौफ का शिकार थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है वापस आ जाएं, यहाँ पे मामू के रूम में कोई मौजूद है और वो उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद जो भी हम फैमिली मेम्बर्स थे हम सारे के सारे वापस आए। तकरीबन हमें 35 से 40 मिनट लगे और जब हम वापस पहुँचे तो जो हमारी बहन थी वो गेट के बाहर मौजूद थी और उसको हम लेके अंदर की तरफ गए। ये बताते हैं कि इस दौरानिए में जो मेरी बहन थी उसने बताया कि मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी, मामू ऊपर कमरे में थे। एकदम से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कि मामू के कमरे में कोई मौजूद है और मामू चीख रहे हैं। खैर मैं हिम्मत करती हुई जैसे तैसे आयत वगैरह पढ़ती हुई उनके कमरे के करीब पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मामू के साथ मौजूद हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं खिड़की से झांकती हूँ, देखती हूँ कि अंदर कौन मौजूद है। और जैसे ही मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मैंने देखा कि मामू के बेड के चारों तरफ 4 या 5 औरतें हैं जो खड़ी हुई हैं और उन सब औरतों ने काला बुर्का पहना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो सब की सब कुछ पढ़ रही हैं या किसी अजीब सी ज़बान में बात कर रही हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ये बताती हैं कि मैं अभी ये देख ही रही थी, इसी दौरानिया में किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही मैं पलटी तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने बुर्का पहना हुआ है वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। उसकी बहुत भयानक, बहुत खौफनाक शक्ल है। वो मुझे कहने लगी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे मामू का होने वाला है। ये सुनने के बाद या उस औरत को देखने के बाद इनकी जो बहन थी वो नीचे उतर के भागी और उसने फ़ौरन से अपने घर वालों को फ़ोन किया। अब ये बताते हैं जैसे हम मामू के रूम के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि मामू के मुंह से झाग निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका आखिरी टाइम चल रहा है। खैर हमने जल्दी से आके आयत वगैरह पढ़ना शुरू की, अपने मामू के ऊपर पानी छिड़कना शुरू किया। जैसे जैसे हम आयत पढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मामू की हालत बेहतर होती चली आ रही है। और 15-20 मिनट आयत वगैरह पढ़ने के बाद मेरे जो मामू थे वो नॉर्मल हो चुके थे और वो शदीद खौफ का शिकार थे। खैर हमने इस दौरानिए में वो जो आमिल थे या वो जो आलिम थे उनसे भी रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगे कि इंशाल्लाह मैं रात में चक्कर लगाऊंगा और उम्मीद यही है कि आज वो आखिरी दफ़ा आए थे और आपके मामू को सज़ा देने के बाद या इनको समझाने के बाद यहाँ से चले गए हैं। और ऐसे हुआ कि रात में जब वो जो आमिल थे या आलिम थे वो आए और उन्होंने आके मामू को चेक किया तो मामू को चेक करने के बाद वो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो मामू हैं अब बेहतर हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मुकम्मल नॉर्मल हो जाएंगे। वो जो भी मखलूक़ात थी वो इनको सज़ा देने के बाद या इनको डराने के बाद या इनको धमकाने के बाद वापस जा चुकी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो दोबारा नहीं आएंगी। अगर आपके मामू ने दोबारा से इस तरह का काम करने की कोशिश की या इस तरह के वज़ाइफ पढ़ने की कोशिश की या कोई भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश की तो हो सकता है वो जो मखलूक़ात हैं वो दोबारा आएँ और आपके अगर वो दोबारा आएंगी तो हो सकता है कि आपके मामू ना बचें। ये बताते हैं कि इतने सारे मामलात और वाक़यात होने के बाद बिलाखिर मामू जो थे वो नॉर्मल होना शुरू हो गए
और उन्होंने भी इन तमाम चीज़ों से, इस तरह के कामों से तौबा कर ली और उन्होंने उसके बाद से एक जॉब शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह वो तरक्की करते चले गए, उनके हालात बेहतर होते चले गए। अब इनके मामू की शादी भी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे हैं। ये जो साहब हैं जिन्होंने स्टोरी शेयर की है, ये आखिर में लिखते हैं कि मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, ना इस तरह की कोई एक्टिविटी करें जिसके ज़रिए आप दीगर मखलूक़ात को ताबे करने की कोशिश करें।